हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं अनकंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड, सिंगल फेस अनकंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड, जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हो सिंगल फेस अनकंट्रोल कन्वर्टर विद आरएल लोड। इससे पहले हमने जो लोड जो कंसिडर किया था वो रेसिस्टिव लोड था। अभी हम लोग जो लोड जो कंसिडर करने वाले वो आरएल लोड है, मतलब रेसिस्टेंस भी होगा और इंडक्टर भी होगा। तो यहाँ पर आप देखो, आपको जो सर्किट आपको जो मिलेगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हम लोग अनकंट्रोल कन्वर्टर इसलिए बोल रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो अनकंट्रोल रेक्टिफायर हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सर्किट में डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये डायोड, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये इंडक्टर। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसको हमने कंसिडर कर लिया V0, और जो आउटपुट करंट होगा उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं I0। यहाँ पर ये जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया VD, और यहाँ पर ये जो डायोड के थ्रू जो करंट होगा उसको हमने कंसिडर कर लिया IA, और यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज जिसको हमने कंसिडर कर लिया VM sin ओमेगा टी। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो सप्लाई वोल्टेज है AC है, तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेंगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंसिडर कर लेते हैं ये वाला जो टर्मिनल है, नीचे वाला टर्मिनल ये पॉजिटिव रहेगा, ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव रहेगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव और नीचे वाला जो पॉइंट होगा या फिर बोल सकते हैं नीचे वाला जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर जब IA जो करंट आपको जो दिखाई दे रहा है, जब IA करंट जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा तो डायोड ऑन होगा। IA करंट जब जीरो के कंपैरिजन में कम होगा, जब IA करंट जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा तो जो डायोड है वो ऑन रहेगा, और जब IA करंट जीरो के कंपैरिजन में कम रहेगा तो जो डायोड है वो ऑफ रहेगा। यहाँ पर आप देखो ये सर्किट किस तरीके से काम करेगी, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, आपका जो डायोड है वो कंडक्ट करने का काम करेगा। डायोड कंडक्ट करेगा, इसका मतलब कौन सी कंडीशन मिलेगी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन मिलेगी। और करंट फ्लो करने लगेगा, जो करंट होगा रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो जब करंट ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा, राइट। हमें पता है जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, आपका ये जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो जब ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो ये जो इंडक्टर ने जो एनर्जी जो स्टोर किया था उसको क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा, जिसके वजह से होगा कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, मगर जो आउटपुट करंट है वो ज़ीरो नहीं होगा। और यहाँ से एक चीज़, इंडक्टर लगने की वजह से होगा क्या, जो आउटपुट करंट होगा वो आउटपुट वोल्टेज को लैग करेगा। ये तो हम सभी को पता है कि जब हम लोग इंडक्टर लगा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग सर्किट में इंडक्टर लगाते हैं तो जो करंट होता है वो लैग करता है वोल्टेज को एक्सपोनेंशियली। लीनियरली आपको नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो टर्म है लीनियरली और एक्सपोनेंशियली, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो जब आप इंडक्टर लगा देते हो सर्किट में तो जो करंट होता है वोल्टेज को लैग करता है एक्सपोनेंशियली, या फिर आप बोल सकते हो जो करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली राइज करता है और वोल्टेज को लैग करता है। इसको हम लोग समझेंगे विद दी हेल्प ऑफ वेव फॉर्म। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो सर्किट होगी वो काम करेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जब रेसिस्टिव लोड हमने कंसिडर किया था, तो रेसिस्टिव लोड के केस में जो डायोड करंट था वो हमें मिला था VM sin ओमेगा टी अपॉन आर के। यहाँ पर मैंने कंसिडर किया हूँ, जब हमने रेसिस्टिव लोड कंसिडर किया था तो रेसिस्टिव लोड के केस में जो IA जो करंट था बराबर में था VM sin ओमेगा टी अपॉन आर के। मगर यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और इंडक्टर दोनों लगाए तो जो IA करंट आपको जो मिलेगा वो बराबर में नहीं होगा VM sin ओमेगा टी अपॉन आर के। यहाँ पर ये जो करंट है इसके लिए आपको रिलेशन ऑब्टेन करना होगा। ये करंट के रिलेशन को ऑब्टेन करने के लिए या फिर बोल सकते हैं करंट के रिलेशन को ड्राइव करने के लिए आपको कंसिडर करना होगा AC ट्रांजिएंट। इन ऑर्डर टू ड्राइव दी IA करंट वी नीड टू कंसिडर दी AC ट्रांजिएंट। तो यहाँ पर आप देखो AC ट्रांजिएंट के लिए हमें जो रिलेशन जो मिलता है वो कुछ इस तरीके से, I of t is equal to C e to the power minus t by tau plus Vm mod upon z sin ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पर ये जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है ट्रांजिएंट स्टेट करंट, और यहाँ पर ये जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है स्टेडी स्टेट करंट। और यहाँ पर ये जो मॉड ऑफ जेड आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो मॉड ऑफ जेड होता है वो बराबर में होता है अंडर रूट R² प्लस ओमेगा L स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो फाई आपको जो दिखाई दे रहा है वो बराबर में होता है tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन आर के। कंसिडर कर लेते हैं t इज इक्वल टू जीरो पर ये जो डायोड होता है वो क्या हो जाता है, वो टर्न ऑन हो जाता है। तो t इज इक्वल टू जीरो पर डायोड टर्न ऑन हो जाएगा, तो जो I0 माइनस करंट और जो I0 प्लस करंट होगा वो भी क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। यहाँ पर ये जो I0 माइनस करंट है वो क्या है, सबसे पहले आप देखो ये जो डायोड है इसको हम लोग टर्न ऑन कर रहे हैं t इज इक्वल टू जीरो पर। तो t इज इक्वल टू जीरो पर ये जो डायोड है वो टर्न ऑन होता है, तो t इज इक्वल टू जीरो के बाद आपको करंट मिलेगा। t इज इक्वल टू जीरो से पहले आपको करंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डायोड है वो ऑफ था, जो डायोड है उसको हमने ऑन ही किया t इज इक्वल टू जीरो पर। तो t इज इक्वल टू जीरो माइनस पर ये जो डायोड है वो ऑफ था, इसका मतलब आपको जो करंट मिलेगा I0 माइनस जो करंट है वो क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा।
टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर आपने डायोड को क्या किया, टर्न ऑन किया। तो टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर जब आप डायोड को टर्न ऑन करेंगे तो डायोड को टर्न ऑन करने के जस्ट बाद जो करंट होगा वो आपको ज़ीरो मिलेगा। क्यों ज़ीरो मिलेगा? अब डायोड टर्न ऑन होने के बाद भी करंट हमें ज़ीरो मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये इंडक्टर लगा हुआ है। ये इंडक्टर होता है एक ऐसा एलिमेंट जो कि करंट के चेंज को अपोज करता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया है। जो इंडक्टर होता है करंट के चेंज को अपोज करता है। करंट के चेंज को, करंट के फ्लो को नहीं। करंट का फ्लो और करंट का चेंज ये दोनों में डिफरेंस होता है। करंट का जो चेंज होता है उसको अपोज करता है। जब सर्किट में करंट राइज करता है तो उसको अपोज करने का काम करता है ये इंडक्टर। अदरवाइज अगर कांस्टेंट करंट अगर फ्लो कर रहा है तो जो इंडक्टर है कुछ अपोज नहीं करता। फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर से 3 एम्पियर, रफ एग्जांपल है, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर अगर करंट इंक्रीज़ करेगा तो जो इंडक्टर है इंक्रीज़ होने नहीं देगा। मगर 2 एम्पियर करंट अगर कांस्टेंट फ्लो हो रहा है तो जो इंडक्टर है वो कांस्टेंट करंट को अलाउ करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, जब डायोड कंडक्ट करेगा तो जो करंट है उसमें उसमें चेंज होगा, राइट। तो करंट के चेंज को ये इंडक्टर अपोज करेगा, जिसके वजह से आई ज़ीरो प्लस पर जो करंट होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा ड्यू टू इंडक्टर। तो यहाँ पर हम लोग जो टाइम जो कंसिडर करते हुए चल रहे वो क्या है, वो है ज़ीरो। तो यहाँ पर ज़ीरो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वल टू की साइन। यहाँ पर ये जो टी आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह हम लोग ज़ीरो पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमने पुट किया नेक्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहला यहाँ पर ये सी ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ प्लस वी एम अपॉन मॉड जेड, और यहाँ पर ये साइन, और यहाँ पर ये जो टी आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, ज़ीरो। तो ओमेगा टी इंटू, यहाँ पर ये टी की जगह ज़ीरो, तो ओमेगा इंटू ज़ीरो आपको मिल जाएगा ज़ीरो। फिर उसके बाद ये माइनस फाइव। यहाँ पर आप देखो ये टी की जगह भी आपको क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है। तो आपको मिल जाएगा सी इंटू ई टू दी पावर माइनस ज़ीरो अपॉन टाउ इक्वल टू यहाँ पर ये वी एम अपॉन मॉड जेड, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, साइन फाइव। तो यहाँ पर हमने साइन फाइव कंसिडर किया। ये जो एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है वो हट जाएगा, ई टू दी पावर ज़ीरो वाला टर्म, और आपको मिल जाएगा सी इज इक्वल टू वी एम अपॉन मॉड जेड, और यहाँ पर ये साइन फाइव। तो यहाँ पर आपको सी की वैल्यू मिल गई जो कि है वी एम अपॉन मॉड जेड साइन फाइव। तो यहाँ पर ये जो सी आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सी की जगह आपको क्या पुट करना है, सी की जगह आपको पुट कर देना है ये वाला पूरा टर्म। तो जब आप ये वाला पूरा टर्म पुट कर दोगे तो जो आई ऑफ टी जो करंट होगा वो आपको मिलेगा वी एम अपॉन मॉड जेड साइन फाइव ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ प्लस वी एम अपॉन मॉड जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो कुछ इस तरीके से आपको करंट का इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग ये सर्किट को अगर हम लोग वेव फॉर्म के हेल्प से अगर हम लोग समझे, तो जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू दिया किस तरीके से सर्किट काम करेगी। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड होगा वो कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं करेगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये इंडक्टर की वजह से होता है कि जो एक्सटिंक्शन एंगल होता है वो आगे चले जाता है, एक्सटिंक्शन एंगल बढ़ जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ वेव फॉर्म के हेल्प से। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वेव फॉर्म। यहाँ पर ये हमने एसी वोल्टेज कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज, और यहाँ पर ये नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, पाई, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 पाई इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आपका जो डायोड है वो कंडक्ट करने का काम करेगा। तो जब ये डायोड कंडक्ट करेगा, जब ये डायोड कंडक्ट करेगा तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो करेगा, और जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, आपका जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट भी मिलेगा। और जब आपका डायोड कंडक्ट करेगा तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहा है तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है। और यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर की वजह से होता क्या है, जो करंट होता है वोल्टेज को लैग करता है। करंट वोल्टेज को लैग करता है, इसका मतलब जब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी, और जब आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा तो जो करंट है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो आप इसको वेव फॉर्म से समझो। यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, तो एट द सेम टाइम आउटपुट करंट भी कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मगर एट द सेम टाइम यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब जो करंट है वो लैग कर रहा है वोल्टेज को। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई समवेयर, यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी आउटपुट वोल्टेज की। फिर उसके बाद होगा क्या, जो आउटपुट वोल्टेज वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगेगा, क्योंकि जो सप्लाई वोल्टेज है वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जाएगा करते जाएगा। जब आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज़ करने लगेगा तब जो आउटपुट करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पाई पर जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो ज़ीरो हो जाता है। एट द सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो गया, पाई पर आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो पाई पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया।
पाई पर आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो गया। अभी पाई के बाद कौन सी साइकिल मिलती है? नेगेटिव हाफ साइकिल मिलती है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, यहाँ पर ये पाई पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो गया? वो ज़ीरो हो गया, मगर जो आउटपुट करंट है वो ज़ीरो नहीं हुआ। अभी होगा क्या? ये जो इंडक्टर आपको जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला था जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। तो जो इंडक्टर है नेगेटिव हाफ साइकिल में जो एनर्जी उसको कर देगा रिलीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाई के बाद आपको नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रही है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के बाद जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो जो आउटपुट करंट है वो कुछ इस तरीके से और फ्लो होगा, और यहाँ पर जाके जो आउटपुट करंट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो आउटपुट करंट जो फ्लो कर रहा है इतने हिस्से में, ये किसके वजह से फ़्लो कर रहा है? इंडक्टर के वजह से फ़्लो कर रहा है। तो जब ये आउटपुट करंट कुछ इस तरीके से फ़्लो होता है, तो ऐसे केस में जो आउटपुट वोल्टेज होता है कुछ इस तरीके से राइज़ करता है अपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसके बाद ज़ीरो हो जाता है जब आउटपुट करंट ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी सर्किट काम करेगी। और यहाँ पर आप देखो आउटपुट करंट आपको कब से कब तक के मिल रहा है? यहाँ से यहाँ तक के आपको आउटपुट करंट मिल रहा है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वहाँ से वहाँ तक के सेम ड्यूरेशन के लिए वो क्या होगा? वो नेग्लिजिबल होगा डिवाइस के अक्रॉस। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, कौन सा पॉइंट है? ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो करंट है पूरी तरीके से ज़ीरो हो जा रहा है, जो आउटपुट करंट है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे के क्लियर है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो मिल रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सटिंक्शन एंगल। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोसीड किया। यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल लग गई। ये नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड कंडक्ट करेगा क्या? नहीं कंडक्ट करेगा। डायोड कब से कब तक के नहीं कंडक्ट करेगा? ये बीटा से लेकर 2 पाई तक के डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव साइकिल का एग्जिस्टेंस है। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक के जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो ज़ीरो होगा, और फॉर दी सेम पॉइंट जो आउटपुट करंट होगा वो भी क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। मगर डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपको मिलेगा, जो वोल्टेज ड्रॉप है डिवाइस के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा एक्सटिंक्शन एंगल से 2 पाई तक के। फिर उसके बाद आप देखो अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगेन आपका जो डायोड है वो कंडक्ट करने लगेगा। जब आपका डायोड कंडक्ट करने लगेगा तो ये लूप में करंट फ्लो होगा, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा एंड सो ऑन, और ये जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो सर्किट है वो काम करेगी। आपको सिर्फ इतना पता करना है, आपको सिर्फ इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना है, जब भी सर्किट में इंडक्टर लगता है तो जो करंट होता है वो लैग करता है वोल्टेज को। तो लैग करता है मतलब क्या होता है? जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो जो करंट होता है वो मैक्सिमम नहीं होता। जब वोल्टेज पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है तो उस केस में जो करंट होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, जो आउटपुट करंट होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। फिर जब आउटपुट करंट कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करके ज़ीरो होता है तो जो आउटपुट वोल्टेज वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ होता है, फिर उसके बाद ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो जो एक्सटिंक्शन एंगल हम लोग जो बात कर रहे थे, जो एक्सटिंक्शन एंगल होता है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ आर एल लोड अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर एल लोड। जो एक्सटिंक्शन एंगल होता है वो हमें पाई से पहला मिलता है या फिर पाई के बाद मिलता है। तो जो एक्सटिंक्शन एंगल आपको जो मिल रहा है बहुत अच्छे की क्लियर है कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा था? यहाँ पर आपको पाई मिल रहा था, यहाँ पर आपको एंगल पाई मिल रहा था, यहाँ पर आपको एंगल पाई मिल रहा था, और यहाँ पर आपको एक्सटिंक्शन एंगल मिल रहा है बीटा, जो कि पाई के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ आर एल लोड, जो एक्सटिंक्शन एंगल होगा वो पाई के बाद आता है। तो यहाँ पर आप देखो हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ आर लोड एक्सटिंक्शन एंगल हमें जो मिल रहा था वो हमें पाई पर मिल रहा था इन केस ऑफ आर लोड, मगर आर एल लोड के केस में इन केस ऑफ आर एल लोड एक्सटिंक्शन एंगल बीटा विल कम आफ्टर पाई। और ये जो एक्सटिंक्शन एंगल होता है इसको हम लोग न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने का काम करते हैं। और यहाँ पर आप देखो बीटा एंगल तक के जो डायोड है वो क्या कर रहा है? कंडक्ट करने का काम कर रहा है। बीटा एंगल तक के जो डायोड है वो कंडक्ट करने का काम कर रहा है, राइट। तो जो कंडक्शन एंगल आपको जो मिलेगा वो आपको कहाँ से कहाँ तक के मिलेगा? ज़ीरो से बीटा एंगल तक, एक्सटिंक्शन एंगल तक। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये इंडक्टर के वजह से, जैसे कि मैंने आपको बोला इंडक्टर के वजह से जो एक्सटिंक्शन एंगल होता है बीटा वो पाई के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लो। ड्यू टू द यूज़ ऑफ इंडक्टर एक्सटिंक्शन एंगल बीटा इज़ ग्रेटर दैन पाई। तो जो एक्सटिंक्शन एंगल बीटा जो होता है वो पाई के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब अगर हम लोग देखें आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है इन केस ऑफ आर एल लोड जो एक्सटिंक्शन एंगल आपको जो मिलता है वो पाई के बाद मिलता है, राइट। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा इन केस ऑफ आर एल लोड जो एक्सटिंक्शन एंगल है वो आपको पाई से पहला मिलेगा या फिर पाई के बाद मिलेगा? तो आपको बोलना होगा पाई के बाद मिलेगा। पाई के बाद क्यों मिलेगा? क्योंकि इंडक्टर लगा होता है सर्किट में। सिमिलरली यहाँ से आप अगर एवरेज आउटपुट करंट के बारे में बात करो तो जो एवरेज आउटपुट करंट आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा एवरेज आउटपुट वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस आर। और सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करता है,
और यहाँ पर अगर हम लोग देखें आपको क्या क्या पॉइंट नोट डाउन करना है। सबसे पहला जो इंडक्टर के यूज़ की वजह से जो एक्सटिंक्शन एंगल बीटा जो होता है वो पाई के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जो आरएमएस आउटपुट करंट और जो आरएमएस आउटपुट वोल्टेज होता है वो दोनों बराबर में नहीं होता है इन केस ऑफ आरएल लोड। और जो एक्सटिंक्शन एंगल बीटा जो होता है उसको हम लोग न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेट करते हैं।